जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में 30 अगस्त वाले बच्चों की आंसर की रात में ही जारी कर दी गई थी। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कुल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर का लेवल क्या था, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, नॉर्मलाइजेशन के कितने अंक मिल सकते हैं और आप सबका कितना स्कोर हो तो आप सबका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम एक डाटा देखते हैं जिसमें हमको यह पता चलेगा कि आपका जो एग्जाम हुआ है 30 अगस्त को, इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में टोटल कितने बच्चे उपस्थित थे, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया। तो सबसे पहले ये डाटा देखते हैं, उसके बाद हम और आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें 30 अगस्त में, अगर हम देखें फर्स्ट शिफ्ट में कुल 4,81,838 बच्चे थे, सेकंड शिफ्ट में भी लगभग 4,81,775 बच्चे थे और इसमें से फर्स्ट शिफ्ट में 4,01,870 बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और सेकंड शिफ्ट में 4,01,972 बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। हालांकि इससे हमको नहीं मतलब है, हमसे इस डाटा से मतलब है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया। तो अगर हम देखें फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में 3,44,590 बच्चों ने एग्जाम दिया, 4,81,838 में से बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप कर दिया। वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें 3,47,346 बच्चों ने एग्जाम दिया, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप कर दिया। और अगर ओवरऑल डाटा देखें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों मिला करके कि पूरे 30 अगस्त को कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, तो 30 अगस्त में टोटल 9,63,613 बच्चे उपस्थित थे और इसमें से 6,91,963 बच्चों ने एग्जाम दिया है। अगर परसेंटेज में देखें तो लगभग 71% बच्चों ने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी 29% बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। यह अभी तक का ऑफिशियल डाटा है जो यूपीपीआरबी की तरफ से हमें बताया गया है। और इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट शिफ्ट में 61 बच्चे ऐसे थे जो संदिग्ध थे और सेकंड शिफ्ट में 33 बच्चे ऐसे थे जो संदिग्ध थे, जिनको परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। यह आपका ऑफिशियल डाटा है, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में। उसके साथ साथ अगर हम देखें पेपर के लेवल के विषय में बात करें कि आपका जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका लेवल क्या था और उसके साथ साथ जो आपका एवरेज स्कोर है वो कितना बन रहा है। देखिए, पेपर के लेवल को अगर हम कंप्लीटली एनालिसिस करें तो आप सब कुछ चीज़ें यहाँ से पहले समझिए कि आपके एग्जाम के लिए क्या क्या दिक्कतें हुई थी और आपकी मानसिकता उस समय क्या थी पेपर देते समय। आपने देखा होगा जब आपका जब आपका 23 अगस्त का एग्जाम समाप्त हुआ, 24 अगस्त का एग्जाम समाप्त हुआ, 25 अगस्त का एग्जाम समाप्त हुआ, सभी बच्चों ने जिनका एग्जाम 30 और 31 को था, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एनालिसिस किया और इसी आधार पे जितने भी टॉपिक हो सकते थे सभी कुछ रिवाइज किया 30 और 31 अगस्त वाले बच्चों ने। लेकिन जब आपका पेपर हुआ तो उसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। हालांकि जो बच्चे 30 और 31 अगस्त में थे उन्होंने पूरा एनालिसिस किया था, उनको पूरा आंकड़ा लग गया था कि कैसे पेपर आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है। लेकिन जब पेपर का लेवल बढ़ गया उसमें और भी ज़्यादा दिक्कत हुई और आप सबके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी जो 30 और 31 अगस्त वाले बच्चे थे। आप इसको जानेंगे समझेंगे तो आपको पता होगा कि आपके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी। जिन बच्चों का एग्जाम 30 और 31 अगस्त को था वो ज़्यादातर परेशान इससे थे कि यूट्यूब पे जितने भी बड़े टीचर हैं सभी लोग कह रहे हैं कि जो मैंने पढ़ाया है उसी में से आया है। दूसरा कोई टीचर है वो भी कह रहा है कि जो मैंने पढ़ाया है उसी में से आया है। तीसरा जो टीचर है वो भी यही कह रहा है कि जो मैंने पढ़ाया है उसी में से आया, बाकी कुछ नहीं आया। अब 30 और 31 वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि वो किसका पढ़े। इसका पढ़े तो एक रील आ जाता है कि ये नाचते हुए मिल जा रहे कि मेरे में से आया है, मेरे में से सब आया है। और इसका देखते हैं तो इसका एक वीडियो आ जाता था कि मेरे में से आया है, मैंने पूरा पेपर ही छाप दिया। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो बच्चे कुछ वीडियो इसका देखते थे, कुछ वीडियो सेकंड वाले का देखते थे, कुछ वीडियो थर्ड वाले का देखते थे और कुछ में ना इसमें हुए ना इसमें हुए ना इसमें हुए, किसी में नहीं हुए। और यही हालत पूरे 30 और 31 वाले बच्चों की थी। और एक समस्या और थी इसमें सबसे बड़ी कि आपने देखा होगा जो बड़े टीचर थे यूट्यूब के, जब आपका पेपर हुआ 23 का, 24 का, 25 का, तो उसके बाद ये कहा जाने लगा कि आपका पेपर बहुत ईजी आ रहा है, बहुत आसान आ रहा है, आपका जो कट ऑफ है 210 या फिर 200
215 या फिर 212 के आसपास रहेगा। लेकिन असलियत में सच्चाई दूसरी कुछ थी। अब जो 31 वाला और 30 वाला बच्चा है वही यही सोच रहा हो कि हमें अटेम्प्ट पूरा करना है, अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे तभी हमारा स्कोर 210, 212, 215 के आसपास होगा, और अटेम्प्ट करने के चक्कर में उनका ज़्यादा गलत हो गया। जो 30 और 31 वाले बच्चे होंगे वो इस बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि उनकी मानसिक दशा क्या थी। अब बच्चों के साथ प्रेशर अलग से था कि एग्जाम पास करना है, इतनी बड़ी वैकेंसी है, सिलेक्शन लेना है, अगर इसमें नहीं होगा तो किस में होगा। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के दिमाग में यही थी कि अगर 60,000 वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किस में होगा। लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। और उसके साथ साथ ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में यही आया कि इतनी बड़ी वैकेंसी अगर इसमें नहीं होगा तो क्या होगा। बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा प्रेशर पहले से होता है कि समाज का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, पेपर देने का प्रेशर अलग होता है, एग्जाम सेंटर पहुंचने का प्रेशर होता है, रात भर सोए नहीं होते हैं एग्जाम देने जाते समय, उसका प्रेशर होता है। तो पूरी तरह से प्रेशर पे प्रेशर होता है। और उसी पे यूट्यूब पे ये बताया जाता है कि आपका जो स्कोर है 220, 215 जाएगा, उसका प्रेशर अलग से हो जाता है कि हमें अटेम्प्ट ज़्यादा करना है। और इसीलिए अगर हम देखें तो कुछ बच्चों के बहुत ही ज़्यादा गलत क्वेश्चन हुए हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो है मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा ध्यान दे दिए, इसलिए उनका समय भी कंप्लीट नहीं हो पाया। हालांकि ये सभी चीज़ें थी, ये सभी दिक्कतें थी जो 30 और 31 वाले बच्चों को उठानी पड़ी। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो पेपर आपका ईजी था, बस वही रचना और रचनाकार के एक सेक्शन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उससे जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, वहाँ से बच्चों को दिक्कत हुई है। गणित की बात करें तो आपने देखा होगा कि अभी तक गणित के सेक्शन से ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार गणित के सेक्शन ने सभी को हैरान कर दिया। इस बार 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन पूछे गए, और इसमें जो 25 से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से भी अगर हम देखें तो 8 से 9 क्वेश्चन अगर हम निकाल दें, ईजी वाले थे, 8 से 9 क्वेश्चन अगर हम निकाल दें तो जितने भी क्वेश्चन आए थे बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन था और बहुत ही ज़्यादा लेंथी था। इसकी वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हुई बच्चों को। और उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ऐसा हुआ था कि अभी जो आपका पेपर कैंसिल हुआ था उसमें मानसिक अभिरुचि के बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आए थे। अब जब मानसिक अभिरुचि के बहुत ज़्यादा प्रश्न आए थे, बच्चों के मन में एक भी प्रेशर था कि मानसिक अभिरुचि से इस बार भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसीलिए बच्चे रोज 1 घंटे 2 घंटे मानसिक अभिरुचि पे देते थे। जो यूट्यूब के बड़े टीचर थे उन्होंने अपना बुक लॉन्च कर दिया था मानसिक अभिरुचि पे, उन्होंने अपना एक स्पेशल कोर्स मानसिक अभिरुचि का लॉन्च किया था, लेकिन इस एग्जाम में उससे प्रश्न नहीं आए। किसी शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न आए, और इसकी वजह से और भी स्कोर आपका कम होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद जीके जीएस की हम बात करें तो जीके जीएस इस बार बिल्कुल ही करने लायक नहीं था। अगर हम 12 से 15 क्वेश्चन निकाल दें तो बाकी आप देखेंगे तो जीके जीएस बहुत ही कठिन आया था। आप घर पे जब प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो उसमें बच्चों के जीके जीएस में 25 से 28 क्वेश्चन सही होते थे, लेकिन इस एग्जाम में अगर हम देखें तो बच्चे के 15 से लेकर के 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो बहुत पढ़ने वाला है उसके भी बहुत ही ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जीके जीएस इसी तरह से था। और एक बात और बताऊँ, आप इस बात से रिलेट करेंगे कि इस बार जो पेपर आया है और उसमें जो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन जो है वो सभी जो पढ़ाए हैं उसी में से आया है, क्योंकि इजी क्वेश्चन बहुत इजी था, बेसिक पूरा था, और सभी लोग उसको पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो बेसिक आप बताएंगे। अब इजी में से मान लीजिए आपके इजी में से 40 क्वेश्चन आ गया, जो कि निश्चित है कि जब इजी आएगा तो सबके में से आएगा। अब सभी लोग इसी 40 क्वेश्चन को दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे में से आया है, मैंने पढ़ाया है। अब कोई जीके जीएस का मुझे दिखा दे कि हाँ उसमें जीके जीएस ने जितने पढ़ाया सभी आया, तो मैं मान लूँ कि हाँ उसी में से आया है। हाँ खैर, इस बात को छोड़िए। और इसी हिसाब से आपका पूरा पेपर कंडक्ट हुआ है। तो पेपर आपका इजी तो बिल्कुल नहीं आया है, और जो बच्चा पेपर के समय इजी कह रहा था तो आंसर के आने के बाद आप उसका स्कोर भी एक बार देखिएगा। अब उसका स्कोर यही है कि किसी तरह उसका 190 और 180 आ जाए, बहुत बड़ी बात है ना। जो पेपर के समय कह रहा था कि पेपर बहुत इजी आया है, तो ओवरऑल पेपर का लेवल यही रहा है और इसी हिसाब से आपका पेपर कंडक्ट कराया गया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखिए, जब कोई भी एग्जाम 2 से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया ही जाता है। आपके एग्जाम में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो 30 अगस्त वाले बच्चे हैं इसमें थोड़ा सा कम नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें पेपर का लेवल जो है आसान नहीं था। बस पेपर जो कंडक्ट हुआ था सभी बच्चे जान गए थे कि पेपर का लेवल क्या है, किस आधार पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, किस पे ज़्यादा समय देना है, किस पे ज़्यादा समय नहीं देना है। तो इसलिए आपका पेपर थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। आप यह मान के चल सकते हैं जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें लगभग 7 से 8 नंबर का फायदा आपको देखने के लिए मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में। इससे ज़्यादा उम्मीद कम है। हालांकि यह अनुमान है, हो सकता है कि इससे अधिक भी हो जाए, हो सकता है इससे कम भी हो जाए, लेकिन जो अनुमान है मेरा उसमें 7 से 8 नंबर का फायदा आपको देखने के लिए मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन में। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की, कि आपका आंसर के आने के बाद कितना स्कोर हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है कितना जाएगा। यदि आप यूआर हैं
और आपका आंसर की आने के बाद 195 से 200 के आसपास स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप 100% सेफ हैं, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर आंसर की आने के बाद 190 से 195 है तो आप सेफ हैं। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 190 से 195 है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 175 से 180 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 160 से 165 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यह आपका पूरा मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है और आंसर की आने के बाद यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आप 100% सेफ हैं, आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यदि आप UR हैं और आपका स्कोर 190 से 195 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप EWS हैं और आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 180 से 185 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 165 से 170 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 160 के आसपास है तो आप सेफ हैं। फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं